गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल और डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है डाइपोल। डाइपोल है क्या? आप समझ रहे हैं कि दो पोल्स होंगे, उसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे आप लोग भी रियल लाइफ में डाइपोल बनने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं कि कोई मिल जाए। तो ठीक उसी तरह से नेचर भी, भगवान भी हर स्पेसीज को इसी टाइप से बनाए हैं कि वो डाइपोल बन के स्टेबल कंडीशन में पहुंचे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, कूलम्ब फोर्स के इन्फ्लुएंस में। लेकिन जैसे ही उनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फर्मी के ऑर्डर का हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लगता है। डिस्टेंस इस ऑर्डर के से अगर कम होता है तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर शो करता है और दोनों पार्टिकल को बिल्कुल क्लोज होने से रोक देता है, यानी दोनों को एक होने नहीं देता है। आप लोग तो हो जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मना है। तो देखिएगा, हम डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, दो चार्जेज हैं जो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं एंड नेचर में अपोजिट हैं, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव। प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पे रखे हुए हैं ताकि एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस हो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इनसिग्निफिकेंट हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे पे एक एक्सटेंट का, एक हद का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करें, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पे अगर दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेज रखे हुए हैं, फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं दोनों मिलके, ठीक है। यानी एक होना मना है, कुछ दूरी बनाए रखना है, ओके। देखिएगा, यहां एक नेगेटिव चार्ज है -q और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है +q। कुछ दूरी पे ये दोनों रखे हुए हैं। मैं इनके बीच का डिस्टेंस 2d कंसीडर करता हूं इरेस्पेक्टिव ऑफ d, क्योंकि 2d के टर्म में जब इसे कंसीडर करते हैं तो हर कैलकुलेशन इससे रिलेटेड जो है वो इजी हो जाता है। इसलिए मैं इस डिस्टेंस को 2d कंसीडर करता हूं। दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये डाइपोल की एक्सिस कहलाती है। नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये दोनों पोल्स को मिलाने वाली ये लाइन जो है, इधर भी इंफिनिटी तक जा रही है और इधर भी इंफिनिटी तक। ये लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब देखना, इस एक्सिस पे दोनों चार्जेज के बीच की जो लेंथ है वो कहलाती है डाइपोल लेंथ। क्या कहलाती है? डाइपोल लेंथ। ये कहलाएगी डाइपोल लेंथ। अब यहां देखना आगे, दोनों चार्जेज को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, ये कहलाएगी सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या कहलाएगी? सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल का सेंटर कहलाएगी, सेंटर ऑफ डाइपोल। ये हो गई एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल लेंथ। अब आगे देखना, एक्सिस पे, इस एक्सिस पे पॉजिटिव चार्ज के आउटसाइड, इधर साइड पॉजिटिव चार्ज के आउटसाइड जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स कहलाते हैं
tan A पोजीशन में या एंड ऑन पोजीशन में। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स कहलाएंगे पॉइंट्स इन एंड ऑन पोजीशन। किसमें कहलाएंगे? एंड ऑन पोजीशन में। अब आगे चलता हूं, देखना यहां पे सेंटर से पास करने वाली मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल सस्टेन करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये लाइन ऐसी, ये लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल लाइन। और अगर मैं यहां से सेंटर से ऐसे प्लेन पास करवाऊं जो कि एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे हो, ऐसा नहीं कि ऑब्लिक हो, इस तरह से ऐसे हो, बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, ऐसे। क्लियर? तो ये प्लेन कहलाती है इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहलाएगी? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन पे एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पॉइंट, यहां, 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 कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो या इक्वेटोरियल प्लेन पे हो, वो पॉइंट कहलाती है पॉइंट इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या पॉइंट ऑन tan B पोजीशन। पॉइंट ऑन tan B पोजीशन। तो ये डायपोल का परिचय है आपके पास, इंट्रोडक्शन हो गया। अब डायपोल के हर कैलकुलेशन में आपको एक वर्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे बोलचाल की भाषा में सिर्फ डायपोल मोमेंट भी बोल देते हैं। मैग्नेट रहेगा तो वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो यहां पे है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे जनरली स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P। EDM, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज चार्ज टाइम्स इट्स डायपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है क्या? चार्ज टाइम डायपोल लेंथ का। अब चार्ज की बात करते हैं कि डायपोल पे चार्ज होता कितना है। तो अगर टोटल चार्ज देखें, नेट चार्ज देखें डायपोल पे, तो यहां प्लस Q और यहां माइनस Q मिलके कितनी? 0। बट जब हम डायपोल पे चार्ज की बात करते हैं, तो जब बोले कि चार्ज ऑन डायपोल, तो आप किसी एक चार्ज को कंसीडर करेंगे। तो यहां पे एक चार्ज है Q और डायपोल लेंथ कितनी है? 2D। तो Q में 2D से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चार्ज टाइम्स इट्स डायपोल लेंथ, Q में जब 2D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस डायपोल का डायपोल मोमेंट। क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज चार्ज टाइम्स इट्स डायपोल लेंथ एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर? तो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ, यानी माइनस Q से प्लस Q की तरफ, इस डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स डायपोल लेंथ, चार्ज टाइम्स डायपोल लेंथ Q इंटू 2D। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ? Q इंटू 2D और फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, माइनस Q से प्लस Q की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। अब SI यूनिट की बात करता हूं, तो ये है चार्ज, चार्ज का SI यूनिट कूलॉम, और ये डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर। अब यहां देखना, 2D को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, डायपोल लेंथ को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं,
और कहते हैं कि डायपोल लेंथ जो है उसका डायरेक्शन, डायपोल लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन माइनस क्यू से किधर की तरफ होता है, प्लस क्यू की तरफ। तो हमने यहाँ पे वेक्टर का साइन दे दिया है। कूलॉम मीटर अगर सीजीएस में आप लेंगे तो ईएमयू इंटू मीटर सेंटीमीटर या ईएसयू इंटू सेंटीमीटर, इस तरह से आप करेंगे। तो वेक्टर पी इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब हम लोग आते हैं इस पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल की तरफ। देखना, इस टाइप के न्यूमेरिकल हर बुक्स में मिलेंगे आपको। एच.सी. वर्मा सर की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। एक दो उसी से मिलता जुलता मैं एक दो क्वेश्चन खुद से बना के दिया हूं। देखिएगा, यहां पे है प्लस क्यू चार्ज, यहां पे है प्लस क्यू और यहां पे है माइनस 2q। अब इस सिस्टम, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो सर आपने तो कहा है कि प्लस क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस क्यू तभी डायपोल बनेगा, यानी डायपोल तो ये है नहीं। यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए, आपने बताया है ये तो डायपोल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है। तो इस सिस्टम को मैं दो डायपोल्स में स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस क्यू है तो इस माइनस 2q को माइनस क्यू और माइनस क्यू में ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ चला जाएगा और एक माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ पे एक डायपोल बना और यहाँ पे एक डायपोल बना। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब इन दोनों डायपोल्स का डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इस सिस्टम का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का वेक्टर सम हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे पहला इधर की तरफ P1 और दूसरा इधर की तरफ P2। P1 भी कितना, Q इंटू डी, और P2 भी कितना, Q इंटू डी। तो इधर भी P1 QD और इधर P2 QD। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल के बाइसेक्टर के एलोंग होता है, यानी यहां से भी 45 और यहां से भी 45 डिग्री के एंगल पे होगा। क्लियर? और रिजल्टेंट होगा कितना, 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर। ये वैल्यू रख दिया P1 की जगह, ये वैल्यू रख दिया P2 की जगह, कैलकुलेट किया QD इंटू √2 आ गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, क्या है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है +3q, यहां पे -q, यहां पे -q, यहां पे -q, और इन चारों चार्जेस से बने हुए सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखना, +q -q +q, ये एक डायपोल, ये दूसरी डायपोल, ये तीसरी डायपोल। पहले डायपोल का डायपोल मोमेंट -q से +q की तरफ इधर P, दूसरे की वजह से -q से +q की तरफ इधर की तरफ P, क्योंकि चार्ज और लेंथ दोनों सेम है। तो एक वेक्टर इधर और उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर अपोजिट में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर देखना बच्चा, ये इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा वही नेट डायपोल मोमेंट रह जाएगा। तो -q से +q की तरफ इधर की तरफ नेट डायपोल मोमेंट कितना, P = Q इंटू डी। ये हो गया आंसर। तो इतना नोट कीजिए, आगे चलता हूं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट यहां कहीं भी अगर पॉइंट हो
तो उस कंडीशन में शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसे कैलकुलेट करेंगे। तो इतना नोट कीजिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैलकुलेशन करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे और किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन करेंगे, रेडीमेड फार्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये हेडिंग है। इसमें 3 जगहों पे हमें निकालना है। पहले एंड ऑन पोजीशन पे, उसके बाद ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, फिर किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो ये तीनों कैलकुलेशंस अभी हमें करने हैं। तो देखिएगा आप, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल, एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। ये एक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस d प्लस डी 2d, 2 डायन। ये डाइपोल है। इस डाइपोल की वजह से इसी डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये हो गई एक्सिस, ये है इधर जितने सारे पॉइंट्स होंगे एक्सिस पे, सारे के सारे पॉइंट्स कहलाएंगे पॉइंट्स इन एंड ऑन पोजीशंस। तो मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है एंड ऑन पोजीशन में जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 2 चार्जेज हैं डाइपोल में। अगर दोनों चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख लूँ और उन इलेक्ट्रिक फील्ड को, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टोरियली ऐड कर दूँ तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखते हैं, +1 कूलम का हमने चार्ज रखा। तो इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगी। जितने अमाउंट के फोर्स से रिपेल करेगा उतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है kq/r², ये मैग्नीट्यूड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात हम जानते हैं। तो अब इस चीज़ का यूज करके हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ E+, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E-। पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, P के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है। यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करेंगे क्या, E+ निकालेंगे, E- निकालेंगे और E+ में से E- को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E+ की वैल्यू कितनी होगी, k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी,
ये डिस्टेंस है r, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो हमें निकालनी है ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी, r माइनस डी, r माइनस डी। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह रखेंगे r माइनस डी और इसका स्क्वायर कर दिया। ये राइट वर्ड है इधर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई माइनस की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। माइनस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, क्लियर, या कहें ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस d, तो r प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया r प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखना, पहले ई माइनस का डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट की तरफ अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यानी डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना, E प्लस माइनस E माइनस, E प्लस में से E माइनस को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। E प्लस की वैल्यू रख देते हैं कटप्पा क्वीन डिवाइडेड बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको, कटप्पा क्वीन डिवाइडेड बाई r प्लस डी का होल स्क्वायर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, यानी E इज इक्वल टू, इसमें से कटप्पा क्वीन को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, बची कितनी, एक बेटा r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस एक बेटा r प्लस डी का होल स्क्वायर। सोल्व करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू कटप्पा क्वीन, इन दोनों का एलसीएम हो गया r प्लस डी इंटू r माइनस डी और पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर में कितना, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, सॉरी, r प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो माइनस r माइनस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू इंटू आर प्लस डी की वैल्यू कितना, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस मिल के प्लस 2rd डिवाइडेड बाई, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में सेट हो रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मारा, डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को मारा। बच्चा कितना के क्यू, ठीक है, बच्चा कितना, 2 to 4rd बेटा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलते हैं आगे। देखना, Q इंटू 2D मिलके P बनाता है, डायपोल मोमेंट बनाता है। Q इंटू 2D मिलके क्या बनाता है, P। तो हम Q इंटू 2D को डायपोल मोमेंट P लिख देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, E इज इक्वल टू कटप्पा 2 इंटू P, 2D इंटू Q को लिख दिया P, बचा कितना
के टू पी आर, टू प्यार, कटप्पा टू प्यार आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के इंटू आर इंटू टू वेक्टर P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई मुश्किल, कष्ट, परेशानी, समस्या नहीं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। अब हम लोग चलते हैं उस दिशा में जहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस फुलफिल होता है। जब भी आप किसी आयोनिक मॉलिक्यूल को उठाएंगे तो उनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। जैसे सोडियम क्लोरीन NaCl बनाता है, एक नमक की बात करता हूँ, नमक के एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो NaCl का बॉन्ड लेंथ जो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम का होता है, यानी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, बहुत बहुत छोटी। तो उस कंडीशन में क्या है, जब ये डिस्टेंस बहुत छोटी है और इसकी वजह से किसी फार डिस्टेंट पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो उस कंडीशन में R की वैल्यू D के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी होगी। ठीक है? तो अगर वेरी शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, बहुत बहुत छोटे डाइपोल की वजह से, फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, R की वैल्यू D से क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर की वैल्यू भी डी स्क्वायर से बहुत बहुत बड़ी होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं। मीन्स आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। डी स्क्वायर को उड़ा देंगे तो जब डी स्क्वायर उड़ जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब नीचे क्या बचेगा, आर का पावर 4। तो वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हमें क्या मिला, टू प्यार कटप्पा टू प्यार डिवाइडेड बाई आर का पावर 4। ऊपर वाले आर ने नीचे वाले आर को मारा 3 तमाचा, बचा कितना, E इज इक्वल टू कटप्पा 2p बाई आर क्यू। ये है वेरी शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू कटप्पा 2p बाई आर क्यू। इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लें। एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K2p बाई आर क्यू, K2p बाई आर क्यू, K2p बाई आर क्यू, K2p बाई आर क्यू। यानी अगर पॉइंट चार्ज की वजह से देखें आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है KQ बाई आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। यानी जितनी तेजी से पॉइंट चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है, उससे कई गुना ज़्यादा तेजी से सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से दूर जाने पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ऑन पोजीशन पे ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ना कि ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट के। तो यहाँ पे ये बात मार्केबल है, K इंटू
2p, k इंटू 2p बाई आर क्यू। तो ये दोनों ही फार्मूला हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। किधर की तरफ होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो ये था एंड ऑन पोजीशन पे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। तो चलता हूं आगे, इतना नोट कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे हम। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू। ये डाइपोल लेंथ 2d, यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस d और यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस d, ये सेंटर है। सेंटर से पास करने वाली लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखना, दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दो चार्जेज हैं। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेता हूं और उसका वेक्टर सम फाइंड कर लेता हूं। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। तो देखना, माइनस क्यू की वजह से पहले ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल है 90। उसी तरह से ये डिस्टेंस भी कितनी, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस भी कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता है वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इस +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ E माइनस, और ये पॉजिटिव चार्ज इस +1 कूलम को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ E प्लस, इधर की तरफ E प्लस, ऐसे। क्लियर, इधर E माइनस और इधर E प्लस, E माइनस E प्लस, E माइनस E प्लस। क्लियर, देखना E माइनस और E प्लस की वैल्यू कितनी होगी, तो E प्लस की वैल्यू, E प्लस इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी ये हो गई कितनी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर उसी तरह से E माइनस की वैल्यू, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या इस दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, हमें पता नहीं कितनी एंगल है। क्लियर, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितनी, थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। अब आगे देखना, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनके बीच के एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग होगा, यानी ई नेट जो होगा
वो इधर की तरफ बीच से। आगे देखते हैं कितनी कितनी कौन सी एंगल होगी, इस बात को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो जितनी एंगल ये उतनी ही एंगल ये, मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये बीच की सारी एंगल कितनी, यहां से यहां तक की एंगल, पूरे एंगल 180। तो मान लेता हूं ये x और ये भी x, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग है। तो देखना, टोटल एंगल का सम 180, यानी 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यानी 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा प्लस x प्लस x, यानी 2x। इन सब का सम कितना, 180। कितना, 180। ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 180 ने 180 को काट दिया, तो बचा 2x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये एंगल जितनी उतनी ही ये एंगल थीटा, x की वैल्यू थीटा, ये एंगल भी कितनी, थीटा। ओहो, ये क्या हो गया, ये लाइन और ये लाइन दो लाइंस हैं और उनको ये एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी ये लाइन एक्सिस ऑफ डाइपोल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो देखना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ कितनी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2D। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखना, दो वेक्टर है E प्लस और E माइनस, दोनों का वेक्टर सम निकाल देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहां पे देखना, इधर की तरफ जो वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट, एक नीचे और एक इधर ऊपर, और यहां ये E प्लस जो है उसके भी दो कंपोनेंट्स, एक ऊपर और एक इधर। देखना, E माइनस इधर की तरफ E माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, यानी E माइनस साइन थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना, E माइनस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा। और इस E प्लस का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना, E प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, E प्लस साइन थीटा। E प्लस और E माइनस का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, वहां देख सकते हैं आप। और यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, मतलब ये दोनों इक्वल हैं और मैग्नीट्यूड में अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इधर की तरफ इसका कंपोनेंट E प्लस कॉस थीटा और इसका कंपोनेंट E माइनस कॉस थीटा। तो E प्लस कॉस थीटा और
प्लस ई माइनस कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। अब ई प्लस और ई माइनस का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, तो हम ई प्लस को दो बार लिख देंगे, यानी ये हो गया 2e प्लस कॉस थीटा या 2e माइनस कॉस थीटा। 2 इंटू ई प्लस या ई माइनस की वैल्यू रखता हूँ कटप्पा क्वीन बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पे देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल थीटा के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशो अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशो अप्लाई करना चाहते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। तो बाकी बची हुई तीसरी साइड बेस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी cos थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह हम रखेंगे d डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। अब आगे चलता हूं, यहां देखना q इंटू टू डी, q इंटू टू डी कहलाता है डायपोल मोमेंट P, यानी K इंटू पी डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1 और यहाँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर? तो ये हो गया ई नेट की वैल्यू, ई नेट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। अब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर ई नेट इज इक्वल टू पी के अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो पी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे अगर ऐसे लिखें के पी बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये गलत होगा। अगर माइनस साइन लगा दें तो p का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यानी ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो p के अपोजिट डायरेक्शन में है और ई नेट भी किधर होना चाहिए? p के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के पी बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। अब हम लोग, ये तो जनरल डायपोल के लिए है। अब अगर डायपोल बहुत बहुत छोटी है जो प्रैक्टिकली होती है, तो फॉर वेरी शॉर्ट डायपोल, बहुत छोटे डायपोल के लिए, वेरी शॉर्ट डायपोल, ई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी? ई नेट इज इक्वल टू, वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए डी की वैल्यू आर के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगी, यानी यहाँ पे डी इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डी स्क्वायर को आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बचा कितना? कटप्पा पी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर तो गायब हो गया, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2। दो ने दो को मार दिया, दो ने दो को मार दिया, तो ई नेट की वैल्यू कितनी? ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू, कटप्पा पा बाई आर क्यू। यहाँ भी देख रहे हैं कि आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यानी ई नेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। लेकिन यहाँ मार्केबल बात क्या है? जब इन डाउन पोजीशन में निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो वो 2p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कटप्पा इंटू 2p। लेकिन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखना होगा कि वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए इन डाउन पोजीशन पे होता है कटप्पा 2p बाई आर क्यू,
और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे होता है कटप्पा P/RQ। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक जनरल पॉइंट पे वेरी शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। इतना नोट कीजिए, आगे चलता हूं। हेलो, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। किसी भी पॉइंट, यहाँ हो सकती है पॉइंट, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इन जनरल पॉइंट। लेकिन कंडीशन क्या है? ड्यू टू वेरी शॉर्ट डाइपोल। अभी जो दोनों हमने कैलकुलेशन किए थे, उन दोनों कैलकुलेशंस में पहले जनरल डाइपोल के लिए निकाले थे, फिर वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए कंडीशंस अप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पे वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ये डेरिवेशन का फॉर्मूला हर टाइप के डाइपोल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ वेरी शॉर्ट डाइपोल के लिए एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे डी की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन आर होगी। ओके, तो यहाँ पे देखना, ये एक डाइपोल है, यहाँ चार्ज -Q, यहाँ +Q, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, ये सेंटर है। यहाँ से -Q से +Q की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P Q इंटू 2D, P की वैल्यू Q इंटू 2D। इस मेन डाइपोल की वजह से P की वैल्यू Q इंटू 2D। अब एक जनरल पॉइंट लेते हैं जो कि डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पे, डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पे एक लाइन है, सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इस लाइन से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल है थीटा, ये लाइन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे है। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डाइपोल के पास होता क्या है? डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, और वही उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इस डाइपोल को दो डाइपोल्स में बदल देता हूं। एक डाइपोल को सजा देता हूं इस लाइन के अलोंग, और दूसरे डाइपोल के इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग। तो पहला डाइपोल मैं इस तरह से बनाता हूं, यानी इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को मैं दो डाइपोल मोमेंट्स में तोड़ देता हूं। इधर है वेक्टर P, तो इसका कंपोनेंट इधर कितनी, इधर की तरफ P cos थीटा। कितनी? P cos थीटा, क्योंकि ये एंगल है थीटा। और इसका कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग इधर कितनी होगी, इधर की तरफ हो जाएगी P sin थीटा। P sin थीटा, इधर P cos थीटा, इधर P sin थीटा। अब इस पॉइंट पे हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल की वजह से न निकाल के इन दोनों डाइपोल्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा और उन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा। तो देखना, इस डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे अगर ऐसे कोई पोल हो, डाइपोल हो, तो डाइपोल हो ऐसे, तो इसकी वजह से यहाँ पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पे पड़ेगा ये। तो एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? मानता हूं ये फर्स्ट डाइपोल है P1, तो फर्स्ट डाइपोल मोमेंट P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 इज इक्वल टू कितना? K इंटू 2P, तो 2P1, और P1 की वैल्यू कितनी? P cos थीटा। K इंटू 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई सेंटर से इस पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर। अब दूसरा डाइपोल ये बना है ऐसे, दूसरा डाइपोल ये है,
इस डाइपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे ये पॉइंट है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे पॉइंट है, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये कितना, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में मान लेता हूँ कि ये डाइपोल मोमेंट है P2, तो इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में होता है KP/RQ, KP/RQ। तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू P, P की जगह P2/RQ, तो K इंटू P साइन थीटा, KP साइन थीटा बाई RQ। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल दूंगा, वही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर की तरफ ऐसे E नेट इज इक्वल टू कितना, E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 2K2P cos थीटा बाई RQ का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू कितनी, KP साइन थीटा बाई RQ, KP साइन थीटा बाई RQ। यहाँ देखना KP साइन थीटा बाई RQ, KP साइन थीटा बाई RQ दोनों कॉमन है और दोनों पे स्क्वायर भी है, तो रूट से बाहर निकाल लेता हूँ। तो KP बाई RQ बाहर निकाल लिया, बचा कितना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कितना, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1, तो ये हो गया कितना, KP/RQ अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख लेता हूँ, और प्लस बचा कितना, एक कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से चला गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास E नेट की वैल्यू। ये मैग्नीट्यूड हो गया E नेट का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब E नेट का वैल्यू हमें पता चल गया। अब डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो मान लो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के साथ, यानी इस लाइन के साथ फाई एंगल बनाती है, तो इस वेक्टर E2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, ये हो गया E2 और ये हो गया E1। तो tan फाई इज इक्वल टू कितना, E2/E1। तो यहाँ पे मैं tan फाई लिखता हूँ, tan फाई इज इक्वल टू, इस फाई से डायरेक्शन पता चल जाएगा कि इस लाइन से, जिस लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड R वाली लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है किसी पॉइंट पे, उस लाइन के साथ कितने एंगल पे है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो tan फाई का वैल्यू, tan फाई इज इक्वल टू कितना, E2/E1, E2/E1। यहाँ से E2 की वैल्यू रख देता हूँ, E2 की वैल्यू KP साइन थीटा बाई RQ, और E1 की वैल्यू 2KP cos थीटा बाई RQ। RQ ने RQ को मार दिया, KP ने KP को मार दिया, cos साइन थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा यानी हाफ tan थीटा 1/2 tan थीटा। tan फाई इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, और फाई इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये डेरिवेशन है। हम लोग इससे आगे चलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, इतना नोट कीजिए।